Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. So today we are going to talk about glomerulonephritis. तो अभी हम अपना रीनल जो अपना नेफ्रोलॉजी सेक्शन है, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी मेडिसिन में, वो स्टार्ट किया है हमने। पिछली वीडियो आपने देख ही ली होगी। तो अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर अब नाम की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से हमें ऐसा सजेस्ट हो रहा है कि ये बेसिकली ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन है, पर इसमें काफ़ी सारी इसके अंडर ऐसी डिजीज़ भी आती है जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, जिसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं देखने को मिलते हैं बेसिकली। ठीक है जी। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो हमने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ये बेसिकली इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड जो डिजीज़ है। तो अगर हम इसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, तो बेसिकली ये ठीक होने के इसके बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने कहा ये इन्फ्लामेशन है बेसिकली, तो मैक्सिमम इन्फ्लामेशन आ जाती है इसमें। तो इसमें एंटीबॉडी डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी होगा, तो ब्लड में एंटीबॉडी सर्कुलेट होंगे, ब्लड में एंटीबॉडी सर्कुलेट होंगे तो मैं क्या पता चला, डायग्नोसिस पता चल जाएगी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। और जहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगे वहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने ग्रॉस में देखना है कि इसमें ये जो अपना किडनी की हिस्टोपैथोलॉजी है वो बेसिकली चेंज हो जाती है, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हिस्टोपैथोलॉजी चेंज हो। ये मोटा मोटा इसका आप ये डायग्राम देख लो। तो सबसे पहले तो हमने नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ा है, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और तभी आपको ये समझ आएगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आगे। ठीक है जी। तो अब जिसमें वो वाली डिजीज़ है जिसमें टिपिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट करती है जो, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो प्रेजेंट करती है बेसिकली पोडोसाइट की इंजरी करती हैं ये डिजीजेस। पोडोसाइट हमने ये वाले है जो है, मैंने पीछे बताया था आप डायग्राम देखने के लिए। तो ये वाले ये जो है सेल्स है, ये पोडोसाइट्स है। ठीक है। ये इनकी देखो, ये आगे अपना लेग्स वगैरह ऐसे ऐसे निकली हुई है इनकी, और ये मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक शेप नहीं है इनकी, ये पोडोसाइट है। तो इसकी इंजरी होती है बेसिकली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को टिपिकली प्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला आता है मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। मिनिमल चेंज आपको नाम से ही लग रहा है कि हमारे को जो हिस्टोपैथोलॉजी में मिनिमम चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर जो अपना पोडोसाइट है वो फिर भी इसमें डिसफंक्शन हो रहे हैं, पर ये रिवर्सिबल। आप अगर वो दोगे, मेडिसिन दोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोगे, तो ये रिवर्स हो सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि अभी इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो ये जो फुट है इनके पोडोसाइट्स के, ये अरेंज या ये इकट्ठा होना, ये मिलना शुरू हो जाते हैं बेसिकली मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी में। उसके बाद हम बात करते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्रोसिस की। इसमें बेसिकली ये जीन मीडिएटेड है। एक तो इसकी हमें इटियोलॉजी ज़्यादा पता नहीं, पर ये पाया गया है कि जिसमें एपोल 1 जीन होती है, उनमें दैट इज़ एपोलाइपोप्रोटीन्स 1 जीन होती है, उनमें ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, वेस्ट अफ्रीकन डिसेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट इज़ एपोलाइपोप्रोटीन L1 जिसमें जीन होएगी उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली ये रिकर करने के इसके बहुत चांसेस होते हैं ये, और ये ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये अब आप अगर ट्रांसप्लांट भी करोगे ना, किडनी को ट्रांसप्लांट भी कर दो, किडनी खराब होगी ट्रांसप्लांट, तब भी रिकर हो जाएगा। ये इतनी खतरनाक ये प्रॉब्लम होती है। ये जो है ये एक तो प्राइमरी हो सकता है, दूसरा ये सेकेंडरी हो सकता है किसी इन्फेक्शन के बाद, जैसे HIV हो गया है ना जी, कोई रीनल डिजीज़ होगी, उसके बाद ये रेकर कर सकता है। ये सेकेंडरी मतलब उनके सेकेंडरी हो सकता है कि पहले वो हुआ उसके बाद ये हुआ। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन देखिए, हम जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो कम कर रहे हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी बहुत सारे एंटीजेंस आते हैं। इसमें M टाइप जो है, अभी नीचे नाम लिखा हुआ है, M टाइप फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर 1 प्रोटीन है, ये देखने को मिलता है। ये पोडोसाइट के सरफेसेस में देखने को बेसिकली हमें मिलता है। और ये हमें ज़्यादातर जो है कस्केशियन अडल्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है जी।
और 1/3 इसमें रेकर कर जाता है, 1/3 नेफ्रोटिक में रहता है, और 1/3 केसेज जो है CKD में चले जाते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ठीक किए जा सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ठीक किया जा सकता है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंट है तब हमने बायोप्सी के लिए जाना है, पर हमने शुरुआत इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ही करनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। हाँ जी, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे पिछली वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि किस में, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में से किस में ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है? प्रोटीनूरिया दोनों में होता है, याद रखना, पर नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में से किस में ज़्यादा प्रोटीनूरिया पाया जाता है? अब बात करते हैं हम माइल्ड नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। वो डिजीज़ है जिसमें माइल्ड नेफ्राइटिक सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। तो इसमें सबसे नंबर 1 कैटेगरी पे है IgA न्यूरोपैथीज़। अगर आपको नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में डिफरेंस पता है तो आपको पता होगा कि नेफ्राइटिक में हीमेचूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइपरटेंशन कुछ लोगों में भी पाया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। हीमेचूरिया यूजुअली नॉन विजिबल होता है। ये हमें पता कैसे चलेगा? अगर आप कोई रूटीन एग्जामिनेशन के लिए गए हो या कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन है तो उसमें हमें इनविजिबल या नॉन विजिबल हीमेचूरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। यूजुअली यंग अडल्ट्स में क्या होता है कि सेल्फ लिमिटिंग जो एग्जामेशन है या थोड़ी थोड़ी कई बार हीमेचूरिया देखने को मिल जाता है, पर वो ठीक हो जाता है बाद में। और यंग अडल्ट्स में ही इसके साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बायोप्सी करेंगे तो हमें बायोप्सी में क्रिसेंट फॉर्मेशंस देखने को मिलेगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली ये हाइपरटेंशन एक इंपॉर्टेंट कॉज इसका, तो हमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। और दूसरी बात, हमने पूरे अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पूरे में हमने पढ़ा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ठीक हो सकता है ये, तो इसमें भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही चलाएंगे। जैसा हमने पीछे पढ़ा, इसमें भी हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर देंगे, जो हमने भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में पढ़ा था। और इसमें भी वही ओलिगुरिया या कई बार डार्क यूरिन, ये सब देखने को हमें मिल जाता है। दूसरी बात करेंगे हम अब हेनॉक शॉनलेन परप्यूरा की। बेसिकली ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। परप्यूरा है तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि पूरे इसमें सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस हो जाता है बेसिकली। और टिपिकल रैशेस हमें बटक्स में और लोअर लेग्स में देखने को मिलते हैं। अगर मुझे फ़ोटो कहीं मिल जाएगी तो मैं अटैच कर दूँगी साथ में। ठीक है जी। तो इसमें अब अब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल जाता है, पूरी बॉडी में पेन है, पूरे बॉडी के जॉइंट्स में पेन है, जिसको हम अर्थरेल्जिया कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें भी नॉन विजिबल या विजिबल हीमेचूरिया विद प्रोटीनूरिया देखने को हमें मिलेगा। इसलिए ये IgA न्यूरोपैथी के नेफ्रोपैथी के नीचे ही हेडिंग इसकी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जो इसका लास्ट पोर्शन है। तो इसको हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? बेसिकली क्या हो रहा है कि अब मेसेंजियल सेलुलैरिटी बढ़ जा रही है। अगर यहाँ पे एक वेसल थी पहले, तो अब बहुत सारी वेसल्स आ रही है, और जो वो कैपिलरीज है उनकी भी थिकनिंग ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके 2 सब टाइप है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट्स और कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट। कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट को हम डेंस डिपॉजिट डिजीज भी हम कहते हैं इसको। तो इसको आप देख रहे हो कि इम्यूनोग्लोबुलिन या कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो ये भी बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड है। तो इसमें भी हम वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, और हम इसको मेंटेन करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि अपना साइक्लोफॉस्फेमाइड है। और जो अपना कॉम्प्लीमेंट के लिए उसमें एक ड्रग है जिसका नाम इक्विलिजुमैब है, उसको हम दे सकते हैं इन चीज़ों में। तो बेसिकली ये अपना नेफ्राइटिक का था, और नेफ्रोटिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ, बाय।